दोस्तों एक बार फिर हमारे चैनल फिजिक्स पाव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम यूपी बोर्ड परीक्षा जो 2025 है उसके फिजिक्स का जो पेपर है उसके कुछ क्वेश्चंस हम आपके पास भेज रहे हैं और ये क्वेश्चन के आने की संभावना 100% है। ठीक है, तो मेरी अपेक्षा है कि आप लोग इन क्वेश्चनों को जरूर देख कर जाएँ। देखकर तो आप पूरे सिलेबस को देख कर जाएँ, परंतु इन्हें मुख्य रूप से जरूर देख कर जाएँ। ठीक है जी। पहला क्वेश्चन है हमारा। जी, पहला क्वेश्चन है अक्षीय व निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये दो लॉन्ग क्वेश्चन है और इसमें जो अक्षीय स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन हमें करना है, ठीक है, उसके आने की संभावना बहुत ज्यादा है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इसके साथ साथ हमें अक्षीय और निरक्षीय स्थिति दोनों में ही वैद्युत विभव का भी डेरिवेशन करके जाना है। इसके आने की संभावना बहुत ज्यादा है। इसके आगे हम बात करते हैं। अब हम गॉस की प्रमेय की सहायता से आप क्या समझते हैं, इसे सिद्ध करो। इस बार सिद्ध करने को आने की भी बहुत ज़्यादा संभावना है। उसके बाद बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, गॉस की प्रमेय की सहायता से अनंत लंबाई के तार के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, एक तो अनंत लंबाई के तार का वाला है इसमें, और उससे अगला मैंने रखा है अनंत विस्तार की समतल अचालक जो प्लेट है उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें से इन दोनों में यदि कंपेयर करें तो अनंत लंबाई के तार वाला ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, जैसे अभी हमने बताया था अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा इंपोर्टेंट है ऐसे ही। ठीक, इसके बाद बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता से आप क्या समझते हैं। ठीक है, और इसे प्रभावित करने वाले कारक। इसके अलावा एक मेरा बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है और मुझे इसके आने की संभावना बहुत ज्यादा लग रही है, अनुगण वेग के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन। ये अनुगण वेग के आधार पर भी ओम के नियम के सत्यापन के रूप में आ सकता है, यह भी ये आ सकता है मुक्त इलेक्ट्रॉन थ्योरी या मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन करो, उसमें भी आपको यही डेरिवेशन करना होता है। ठीक है जी, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा। ठीक है जी, जैसे अक्षीय वाला है हो गया, अनंत लंबाई के तार वाला हो गया, ऐसे ही ये अनुगण वेग के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन। ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र पे हम लोग पढ़ के जाएंगे। उसके बाद बायो सेवर्ट का नियम क्या है, इसे वेक्टर रूप में लिखिए, ये शॉर्ट में भी आ सकता है। ठीक है, उसके बाद इसके आधार पर वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर, वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर नहीं, वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर, ठीक है, वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र स्थापित करना है। ये भी आपके इस बार के लिए बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा। ठीक है, वृत्ताकार कुंडली वाला। नेक्स्ट, एम्पियर का नियम क्या है, इसके आधार पर अनंत लंबाई के तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण डेरिवेशन है। उसके साथ साथ ये है एम्पियर के परिपथ नियम की सहायता से धारावाही परिनालिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, परिनालिका के अक्ष पर भी इस बार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ठीक, अगला दो समांतर तारों के बीच में लगने वाले चुंबकीय बल, उसके लिए उसके बारे में ये जो डेरिवेशन आता है आपका, वो डेरिवेशन है F/L बराबर म्यू नॉट I1 I2 बटे 2πr, बहुत आने की संभावना। ठीक है, अगला अगला हम क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा एलसीआर परिपथ में प्रतिबाधा और कलांतर के लिए हमें डेरिवेशन करना है। ठीक है, एलसीआर परिपथ से का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। उसके बाद क्रांतिक कोण की परिभाषा दीजिए, क्रांतिक कोण की क्या होता है नहीं, और इस परिभाषा दीजिए और इसके आधार पर प्रकाशिक तंतु ऑप्टिकल फाइबर का संपूर्ण वर्णन करो। ठीक है, का पूर्ण वर्णन करो। अगला बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है अवतल गोलीय पृष्ठ पर या उत्तल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, और अवतल पर आने की संभावना ज्यादा है, ठीक है, उत्तल पर कम है। ठीक जी, परंतु है दोनों महत्वपूर्ण। प्रिज्म के लिए अपवर्तन का सूत्र स्थापित करो, प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र। तो प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र आप लोग जानते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ा थोड़ी पेंसिल को बारीक कर लिया मैंने, ये आता है, और कलर मैंने दूसरा ले लिया, ब्लू ले लिया। एन बराबर ये आता है नहीं, तुम्हें याद होगा साइन ए प्लस क्रॉनिकल डेल्टा एम बटे 2, है ना, बटे साइन ए बटे 2। ये मतलब ये जो है इस क्वेश्चन का आंसर है, इस तरह से हमें प्रूव करना है। ठीक है, और ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि हाइगेंस की द्वितीय तरंगिकाओं के आधार पर अपवर्तन और परावर्तन की व्याख्या, इन दोनों में से एक क्वेश्चन जरूरी आता है, या तो अपवर्तन का आता है या परावर्तन का आता है, ज्यादा इंपोर्टेंट परावर्तन होता है। ठीक है, परंतु आपको दोनों तैयार करने हैं। ठीक, अगला आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है और इसके आधार पर पांचों जो नियम है प्रकाश वैद्युत प्रभाव के वो भी ड्राइव करने के लिए आएंगे। एक ये भी बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है भाई, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को समझाइए और इसके आधार पर प्राप्त होने वाली जो श्रेणियां होती है लाइमन बामर, और जो इसका ऊर्जा स्तर आरेख जो खींचते हैं वो वाला, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। सही है, पीएन संधि डायोड से आप क्या जानते हैं, इसमें अवच्छय परत का बनना, और इसमें अवच्छय परत का बनना और प्राचीर विभव,
है नहीं। ये मतलब पूरा ही पीएन संधि डायोड जो मैं पढ़ाया हूँ, और नहीं मिले तो आप लोग अपनी उस पे चैनल पर सर्च मार लेना, अपने फिजिक्स पाओ पर जरूर मिल जाएगा। ठीक है, अगला डिस्टकारी क्या है? अर्धतरंग डिस्टकारी और पूर्णतरंग डिस्टकारी में से एक क्वेश्चन आता ही आता है, बहुत महत्वपूर्ण है। याद रखना डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य का भी क्वेश्चन आएगा। ये इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य के लिए ये जो सूत्र आता है लैम्डा बराबर 1.25 अंडर रूट बी, एंगस्ट्रॉन में आता नहीं है, ये प्रूव करने को आएगा। और एक और भी ज्यादा बहुत महत्वपूर्ण हमारे पास क्वेश्चन रह चुका था, लेंस मेकर फार्मूला, ये मैंने बाद में लिखा है, लेंस मेकर फार्मूला। ठीक है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, और इस पे आधारित न्यूमेरिकल भी आएंगे। ठीक है, वो न्यूमेरिकल के पार्ट में बाद में बताऊंगा कौन से हैं। इसके अलावा सिद्ध करो कि संधारित्र के अंदर जो ऊर्जा घनत्व है, मतलब संधारित्र के अंदर एकांक आयतन में जो संचित ऊर्जा होती है उसका ये प्रूव करने के लिए कई बार आ चुका है, और आप बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, गॉस की प्रमेय की सहायता से गोलाकार कोई गोला है, मतलब ये गॉस की प्रमेय की सहायता से गोलाकार गोले के अंदर, बाहर और पृष्ठ पर तीनों जगह, भाई ये भी देख के जाना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, गॉस की प्रमेय का बालक है। किरचॉफ के दोनों नियम, प्रथम और दूसरा दोनों नियम। ठीक है, शॉर्ट आए चाहे लॉन्ग आए चाहे विकल्प आए, कुछ ना कुछ इनसे जरूर आता है। बीट स्टोन सेतु भी हमें पढ़ के जाना है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और पूरे पढ़ के जाना है। ठीक है, अब इनकी हम परिभाषाओं की बात कर रहे हैं, हमने हेडिंग बना दी, निम्नलिखित की परिभाषा दीजिए। परिभाषा क्या है भाई? वैद्युत क्षेत्रीय परिभाषा याद होनी चाहिए, वैद्युत विभव की परिभाषा होनी चाहिए। ठीक है, इसमें लिखने को रह गए हैं, मैं बता दूं आपके लिए, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा पता होनी चाहिए हमें, वैद्युत फ्लक्स की। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स की, ये सब परिभाषाएं हमें याद होनी चाहिए। ठीक है, समविभव पृष्ठ की होनी चाहिए, उभयनिष्ठ विभव की होनी चाहिए, अनुगण वेग की होनी चाहिए, धारा घनत्व की जरूर होनी चाहिए। 1 एम्पियर की परिभाषा, 1 एम्पियर की परिभाषा लिखने को आ जाती है भाई, सोई प्रेरण और सोई प्रेरण गुणांक, अननोन प्रेरण और अननोन प्रेरण गुणांक, इनकी परिभाषा हमें याद होनी चाहिए। एन टाइप अर्धचालक के बारे में पूरा हमें ज्ञान होना चाहिए, पी टाइप अर्धचालक के बारे में पूरी हमें जानकारी होनी चाहिए। और एक ये लेंस से ही संबंधित है, दो लेंसों को हमने आपस में संपर्क में रखा तो उनकी जो नेट फोकल दूरी होती है, ठीक है, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। नेट फोकल दूरी का फार्मूला ये होता है 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/, ये ऊपर करके लिख देता हूँ, कभी यहाँ दिखाई नहीं दे, है नहीं। ठीक है, ये नेट फोकल दूरी 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 ये आता है। ठीक है जी, एक ऐड कर लेते हैं यहाँ पे पेज जी, ये ध्यान रखना आप। ठीक, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, है नहीं। दो लेंसों के, ये मैं जो बता रहा था, दो लेंसों का इस तरह से, दो लेंस जो संपर्क में रखते हैं, है नहीं, उनका जो डेरिवेशन करते हैं। ठीक, आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या बता रहा हूँ, ये जरूर हमें याद रखना है। ठीक है जी, है नहीं। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं भाई, उसके बाद ये दो लेंसों वाला तो आप लोगों की समझ में आ गया होगा, है नहीं, ये पूरा। ठीक, अगला आता है विशिष्ट चालकता की परिभाषा, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा। अच्छा, नीचे दिख दी है, मैंने वहां पर ऊपर लिख दी थी, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा। ठीक है, और एक हेनरी की परिभाषा बहुत आती है। ठीक है, नाभ के विखंडन में, नाभ के विखंडन और नाभ के संलयन जरूर आता है भैया। एक ईएमयू की परिभाषा आ जाती है, गतिशीलता की परिभाषा आ जाती है। ठीक है, गतिशीलता की परिभाषा नहीं आती है तो जो सूत्र है उस पर आधारित विकल्प बहुत आ जाते हैं। एक ईएमयू कितने केजी के बराबर होता है, कितने मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी के बराबर होता है, सब आता है। द्रव्यमान क्षति है, बंधन ऊर्जा है। ठीक है, और बंधन बंधन प्रति बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लॉन और न्यूक्लॉनों की संख्या अर्थात द्रव्यमान संख्या के बीच एक वक्र आता है, मतलब कर्व आती है, वो भी बहुत खींचने को आ जाती है, याद रखना है आपको। और सिद्ध करो, एक ये क्वेश्चन बहुत मुझे अच्छा लगता है भाई, सिद्ध करो कि एक क्षण है उसके, हमने एक सिरे को फिक्स कर दिया, दूसरे को घुमा रहे हैं, तो उसमें जो प्रेरित विद्युत भाग बल जो होता है वो E बराबर 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर होता है, ये बहुत आता है इंपोर्टेंट। ठीक है, अब संबंध स्थापित करने हैं आपके लिए, नई हमने हेडिंग बना दी है, तो एक ये है भाई, जे बराबर सिग्मा ई। दूसरा यहाँ से विकल्प जरूर आता है, सी बराबर अंडर रूट म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। और ये धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध है, ये सॉरी धारा और अनुगमन वेग में संबंध है ये, और ये धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध है। ठीक है, ये धारा घनत्व और ये धारा, ठीक है, याद रखना। ये अनुगमन वेग और श्रांति काल में संबंध है। ठीक है जी, हमें किन किन चैप्टरों के न्यूमेरिकल एक एक करके जाना है जी, और कोई नहीं आए तो मुझसे आप पूछ लेना। एक तो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, ये पूरा एक चैप्टर है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, ये आपको ये यूनिट पूरी देख के जानी है। ठीक, वैद्युत धारा में आपका आ जाएगा, कुछ किताबों में हो सकता है ये वैद्युत चालन और किरचॉफ के नियम के नाम से हो, या सरल परिपथ के नाम से हो वो। ठीक है, मतलब जिसमें अनुगमन वेग है, किरचॉफ के नियम है, उस वाले चैप्टर की बात कर रहे हैं इससे। ठीक है, वैद्युत धारा नाम से। अगला है बेटा
अर्धचालक से एक न्यूमेरिकल आएगा, अर्धचालक वाला जो चैप्टर है आपका उससे 100%, ठीक है, उसमें डायोड वगैरह लगा के, ठीक है। अगला प्रकाश वैद्युत प्रभाव से भी न्यूमेरिकल आने की संभावना 101% होती है। प्रकाश की में यही है नहीं, अब बर्तन के पर आधारित या लेंस मेकर फार्मूले पर आधारित के साथ लिक्विड में हमने डुबो दिया तो फोकस दूरी क्या होगी, समझ में आई, इस तरह के है ना। किसी द्रव में डुबो दिया तो कितनी होगी, इस तरह से, या 3 लेंस आपस में मिला के रख दिए, 2 अवतल रख दिए, बीच में एक उत्तल बना के रख दिया, इस तरह के एक क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा। और इसमें प्रकाश की में एक हमारा प्रिज्म वाला चैप्टर भी आ जाता है, और प्रिज्म वाले चैप्टर से भी हमारे न्यूमेरिकल आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। तो ये पूरी प्रकाश की हमें पढ़ के जानी है। इसके साथ साथ आपको परमाणु तथा नाभिक है ना, एक जो आपका चैप्टर है परमाणु तथा नाभिक, परमाणु में कौन से आ सकते हैं कि तरंग दैर्घ्य बताइए भाई, उसकी कितनी तरंग दैर्घ्य है नहीं। और नाभिक में छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं कि साहब किसी नाभिक का न्यूक्लियॉन संख्या इतनी है, उसकी आपको क्या याद करनी है, रेडियस याद करनी है, इस तरह के यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। परमाणु वाले चैप्टर से तो 100% आने की संभावना रहती है, ठीक है, चाहे बोर रेडियस के ऊपर आ जाए है ना, या कोणीय संवेग निकालने को आ जाए, या फिर आपका इधर यदि हम दूसरी तरफ जाएं तो क्या बोलते हैं उसका, ये जो आपका नायन बामन श्रेणी वाला जो हम ऊर्जा स्तर आरेख खींचते हैं, उससे किसी श्रेणी की तरंग दैर्घ्य वगैरह पूछने लगे, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। व्यतिकरण से एक फार्मूला मतलब उस फार्मूले पे आएगा जिसमें तीव्रता होती है साहब, उसकी आयाम इतने हैं, आयामों का अनुपात इतना है, उसकी अधिकतम न्यूनतम तीव्रता बताओ, या फिर तीव्रता दे रखी होंगी तो फिर अधिकतम न्यूनतम तीव्रता बताओ, इस तरह का एक क्वेश्चन आने की संभावना 100% है। और विद्युत चुंबकीय तरंग वाला जो चैप्टर है आपका, ठीक है, फर्स्ट वॉल्यूम का लास्ट जो चैप्टर है उसको तो पूरे को हमें याद करके जाना है। इससे न्यूमेरिकल भी आता है, थ्योरी भी जरूर कुछ ना कुछ मिलती है, ठीक है। अब इसके अलावा फिर कुछ बातें और हमारी जो रह गई थी उन्हें हम बता रहे हैं। फैराडे के नियम हमें दोनों पढ़ के जाने हैं, ठीक है ना, जिसमें लेंज का नियम भी आ जाता है, फैराडे का दूसरे नियम को लेंज का नियम भी कहते हैं, तो उस पर भी हम बात कर लेंगे। आंतरिक प्रतिरोध के बारे में हमें बहुत ज्यादा बात करनी है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध और इसे प्रभावित करने वाले कारक बहुत इंपोर्टेंट है। ओमीय तथा अनोमीय परिपथ के बारे में जरूर आता है क्वेश्चन, ठीक है। रदरफोर्ड मॉडल क्या था और इसमें क्या कमी थी, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। दहली आवृत्ति और दहली तरंग दैर्घ्य है, निरोधी विभव है, इन सबको हमें परिभाषा पढ़नी है इसकी। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा करनी है। व्यतिकरण की शर्तें, व्यतिकरण क्या है और इसकी क्या क्या शर्तें होनी चाहिए, है नहीं, कला संबद्ध प्रकाश स्रोत होने चाहिए, ये सब होने चाहिए। कला संबद्ध और असंबद्ध प्रकाश स्रोत क्या होते हैं ये भी हमें पता होनी चाहिए, है नहीं। परावर्ती दूरदर्शी का किरण आरेख बहुत आता है बनाने के लिए और इस बार के लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है ये, ठीक है। इसके साथ साथ बेटा खगोलीय दूरदर्शी भी इस बार हमें पढ़ के जानी है, मैंने नेट पर डाल दी है अपनी मतलब चैनल पर पड़ी हुई है, आप उसे पढ़ लेना, बहुत आसान समझ में आ जाएगी। एक और है पतली झिल्ली के लिए विवर्तन प्रतिरूप, एक विवर्तन वाला डेरिवेशन है, वो आप लोगों को जरूर करके जाना है, उसमें आ जाता है, ठीक है। विवर्तन क्या है, विवर्तन दो तरह प्रकार के होते हैं ना, फिजिकल और फ्रेनोपर, तो उसी में से है नहीं। और फिर उसमें एक ये प्रयोग है बेटा, एक पतली झिल्ली के लिए, ठीक है नहीं, एक जो है नहीं या फिर उसे क्या कहते हैं नुकीली कोड के लिए, ठीक है, ये एक प्रयोग है। और इसमें इस तरह का एक ग्राफ भी आता है, आप लोगों ने देखा होगा, है ना, प्रथम उच्चिष्ट और मैक्सिमम उच्चिष्ट वगैरह निकालने को आती है, इस तरह का इसका इंटरफेरेंस पैटर्न, वो सॉरी विवर्तन विवर्तन को इंग्लिश में डिफ्रैक्शन कहते हैं, डिफ्रैक्शन पैटर्न जो आता है वो बनाने को आता है, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है ये। उसके अलावा है नहीं व्यतिकरण और विवर्तन में क्या अंतर है, ये क्वेश्चन भी आने की संभावना बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ये जितने मैंने ये क्वेश्चन डाले हैं ये सब बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को देखने हैं। और इनमें यदि कहीं भी कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आए तो आप लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, है ना, वो मैं डेरिवेशन आप लोगों को करवा दूंगा और आप लोगों को यहाँ करवा दूंगा, ठीक है। तो आज की जो ये वीडियो है आप अधिक से अधिक अपने यार दोस्तों में शेयर करें जिससे कि सभी लोगों का भला हो सके। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि और जितनी भी आप तैयारी कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा करें, परंतु ये जो मैंने चैप्टर बताए हैं और ये जो क्वेश्चन बताए हैं इन्हें जरूर आप डीपली पढ़ के जाएं, क्योंकि कभी कभी पेपर ऐसा आ जाता है कि क्वेश्चन घुमा के आते हैं परंतु हम उनका आंसर नहीं दे पाते हैं, ठीक है। गॉस की प्रमेय भी है तो हम गॉस की प्रमेय को उसने यदि घुमा के दे दिया तो हम उसे बता ही नहीं पा रहे हैं। तो हमें पूरी थ्योरी पढ़नी है और थ्योरी को दिमाग में रखना भी है, ठीक है। और पेपर को क्या बोलते हैं बहुत आसानी का मतलब बिल्कुल बेफिक्र होकर हमें उसे क्या करना है, सॉल्व करना है। हर क्वेश्चन का हमें आंसर लिखना है, जितना आपके लिए ज्ञान है उसके आधार पर आप हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करें, ठीक है। ये मेरी आप सब लोगों से अपेक्षाएं और मैंने बहुत कुछ पढ़ा दिया है आपके लिए, ठीक है। बस इसी के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। और कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो बता दीजिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल।